नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीके के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इससे पहले के जितने भी लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं उन लेक्चरों में मैंने वैदिक गणित से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। गुणा भाग, वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बताया। वो एप्टीट्यूड का मेन सिलेबस नहीं था, लेकिन आज से हम लोग जो पढ़ेंगे वो एप्टीट्यूड का मेन सिलेबस है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम में अधिकतर आते हैं क्वेश्चन। मैं आज पहला चैप्टर ले रहा हूँ, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम ही बोलते हैं इसको। हर चैप्टर में मैं टाइप वाइज क्वेश्चन को सेपरेट लिखा हुआ हूँ, ठीक ना, कि हर चैप्टर से रिलेटेड एक टाइप के क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन, फिर दूसरे टाइप के 8-10 क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन को अलग अलग मैं बताऊँगा। हर टाइप में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपको कराऊँगा। बाकी के क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिक ही बन जाएंगे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संख्या पद्धति में जो पहला टाइप का क्वेश्चन है, ठीक ना, वो जनरली स्थानीय मान और जातीय मान से रिलेटेड है, ठीक है ना। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन बोला है 497620 में 7 का स्थानीय मान निकालिए। स्थानीय मान एवं जातीय मान निकालिए। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं और जातीय मान कैसे निकालते हैं वो आपको पहले पता होना चाहिए। स्थानीय मान तथा और जातीय मान का अंतर बोला है, ठीक है ना। इसमें किसका निकालना है? 7 का, ठीक है। तो स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान निकालने का सिंपल सा जो ट्रिक है वो है कि जिस नंबर का बोला है, यहाँ पे 7 का बोला है, इसमें हम लोग को 7 कहाँ दिख रहा है? ये, इस 7 को आप डायरेक्टली लिख लीजिए। और उसके आगे कितने नंबर हैं? तो 1, 2, 3 नंबर, ठीक है ना। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 3 नंबर हैं तो 3 जीरो आप कर लीजिए। ये आपका आ गया स्थानीय मान, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन में पूछा क्या है? 7 का स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर क्या है? मतलब स्थानीय मान भी निकालना है और जातीय मान भी निकालना है, और दोनों का बीच का जो अंतर है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो निकालना है। तो स्थानीय मान हमने निकाल लिया। अब जातीय मान क्या होता है? तो जातीय मान जिस संख्या का पूछा रहता है, जैसे कि इस नंबर पे 7 का पूछा है, तो 7 का जातीय मान क्या होगा? वही अंक होगा, मतलब 7 ही होगा, हमेशा ऐसे ही रहता है। अगर 6 का पूछता तो 6 का जातीय मान कितना होता? 6 होता। 2 का पूछता तो 2 होता। 9 का पूछता तो 9 होता। 4 का पूछता तो 4 होता, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर पूछा है, ठीक है। तो स्थानीय मान कितना आया था हमारा? 7000, 7000। और जातीय मान कितना है? 7, इसको घटा दीजिए तो 6993, ये आपका आंसर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है? सेम चीज़ बोला है, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए, ठीक है। तो स्थानीय मान हम लोग को निकालना है 4 का, ठीक है ना, और जातीय मान भी 4 का निकालना है। क्वेश्चन क्या दिया है? 235406। हम लोग को किसका निकालना है? इस 4 का स्थानीय मान निकालना है, ठीक ना। तो इस 4 को डायरेक्टली लिख लीजिए। इसके आगे कितने अंक हैं? 1 और 2, 2 नंबर हैं तो 2 जीरो लगा लीजिए, ये आ गया स्थानीय मान। और जातीय मान क्या होता है? मैं आपको बताया, जातीय मान जिस संख्या का पूछता है वही संख्या होती है। तो यहाँ 4 का पूछा है, मतलब इसका जातीय मान 4 ही होगा। तो 400 - 4 मतलब 396। इन दोनों का अंतर हो जाएगा स्थानीय मान जातीय मान का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7 के स्थानीय मानों का अंतर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन में 574873 में 7 का स्थानीय मान पूछा है, स्थानीय मानों का अंतर पूछा है, स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। अब इस संख्या में एक 7 ये है और एक 7 ये है, 2 7 है। तो हमको दोनों 7 का स्थानीय मान निकालना पड़ेगा, तभी तो दोनों का हम लोग अंतर निकाल पाएंगे। तो पहले 7 का हम लोग स्थानीय मान निकालते हैं। तो इसका 7 का 7 लिख दीजिए। इसके आगे कितने नंबर हैं? 1, 2, 3 और 4। तो इसमें कितना लगा देंगे? 4। तो पहला स्थानीय मान जो 7 का है वो क्या था? ये है, ठीक ना, पहला स्थानीय मान।
अब दूसरे 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 7 की जगह में 7 लिख दीजिए। उसके आगे कितना नंबर है, ये नंबर है बस 3, एक ही नंबर है इसलिए 1 0, तो 70 आ जाएगा। ये दूसरा स्थानीय मान। अब दोनों स्थानीय मान का अंतर निकालना है हम लोग को। तो पहला स्थानीय मान ये था हमारा, दूसरा स्थानीय मान ये है, तो इसका अंतर निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा 69,930, यही आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन, सेम चौथे क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा कैसा है। इसमें क्वेश्चन में 7 का स्थानीय मान पूछा है और 3 का स्थानीय मान, मतलब 7 का स्थानीय मान निकालेगा और 3 का स्थानीय मान निकालेगा। उसके बाद दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा, बन जाएगा आपसे। ठीक है, अब अधिकतर ये जो दशमलव वाले संख्या रहते हैं इसके स्थानीय मान और जातीय मान का स्थानीय मान हम लोग कैसे निकालें। इसका भी जातीय मान सेम ही रहेगा, जैसे 3 का पूछा है तो 3 ही रहेगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन सिर्फ स्थानीय मान का पूछा है, तो दशमलव वाले संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। एक का मैं बता देता, चलिए छठवें का बता देता, आपको पता चल जाएगा। 0.04253 में किसका निकालना है, 5 का। कौन से 5 का, इस 5 का, एक ही 5 है, तो ये दशमलव वाले हैं। ठीक ना, दशमलव के बाद में लगे हुए हैं, दशमलव से पहले लगे रहते तो हम लोग इसी मेथड से निकालते। ठीक है, लेकिन दशमलव के बाद लगे हुए हैं तो कैसे निकालना है, तो इस 5 को आप डायरेक्टली 5 लिखिए। ठीक है, फिर उसके डिवाइड में या भाग में, या ये तो अंश हो गया आपका, या हर में कैसे लिखते हैं, ये जो दशमलव है इसके जगह पे आप क्या लिख लीजिए, 1। ठीक है, उसके बाद 5 तक कितने, इस 5 से पहले और इस दशमलव के बाद कितने नंबर्स हैं, तो 1 2 3, 3 नंबर हैं, तो 1 2 3, लेकिन इसमें इस 5 को भी काउंट करना है। ठीक है, इसमें इस 5 को भी काउंट करना है आपको। ठीक है, तो इस 5 तक काउंट करना है, तो 4 नंबर है इसलिए 4 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये तो इसका क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड 1 0 0 0 0, ये आपका स्थानीय मान आ गया। ठीक है, एक और देख लेते हैं, चलिए इस 5वें का बना लेते हैं। 0.45362 में किसका स्थानीय मान निकालना है, 3 का। इस 3 के जगह में 3, अब उसके हर में क्या लिखना है, इस दशमलव के जगह में 1 लिख लिए, 1 2 3। स्थानीय मान जिसका निकाल रहे हैं उस नंबर तक गिनना है, तो 1 2 3 है इसलिए 3 जीरो लगा दिए, तो 3/1000 आंसर, इसका स्थानीय मान निकल गया। ठीक है, ये टाइप 1 का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप 2 में। टाइप 2 में जानने से पहले मैं कुछ परिभाषाएं बताना चाहता हूँ। आप उन परिभाषाओं को अच्छे से समझ लीजिए कि क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप समझिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है। पहला, अभाज्य संख्या। ठीक है ना, अभाज्य संख्या होता क्या है, किसको बोलते हैं, किन संख्याओं का अभाज्य संख्या बोलते हैं, उसको समझ लीजिए। तो कोई भी संख्या जिसका 2 ही गुणनखंड होता है, गुणनखंड होता है। ठीक है ना, गुणनखंड मतलब क्या समझ में आया, जैसे कि हम लोग 20 को करते तो इसका ये हो गया 2 × 10 भी लिख सकते, इसको हम लोग 10 × 2 भी लिख सकते। ठीक है ना, 5 × 4 भी लिख सकते, ऐसे। तो ये एक पहला गुणनखंड, एक दूसरा गुणनखंड हो गया। ये तो सेम हो जाएगा, 10 × 2 लिखने का मतलब नहीं, 5 × 4 लिख लीजिए। एक गुणनखंड इसका 2 हो गया, एक 10 हो गया, एक 5 हो गया, एक 4 हो गया, तो इसके कितने गुणनखंड हो जा रहे हैं, 4 हो जा रहे हैं। ठीक ना, तो वह संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड होता है उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब वो 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे मैं बता दे रहा हूँ।
दो गुणनखंड जो होते हैं वो दो गुणनखंड क्या होंगे, या तो एक होगा, ठीक ना, या फिर खुद वह संख्या, ठीक है। ये दो गुणनखंड होंगे, ठीक ना। पहला गुणनखंड एक हो गया और दूसरा खुद वह संख्या। जैसे कि एक नंबर ले लीजिए आप, मैं बोलूँ 2 बोलूँ, तो 2 का हम लोग किससे किससे गुणा करेंगे, तो 1 × 2 करेंगे तभी आएगा। और कोई है नहीं जुगाड़ इसको मतलब गुणा करके, और कोई 2 नंबर है नहीं कि उसको गुणा करके हम 2 लाएं, यही एक नंबर होता है। तो एक तो संख्या 1 हो गई जिसको मैं बोला था, और दूसरी वो 2 का निकाल रहे हैं तो खुद वह संख्या है 2, तो ये एक अभाज्य संख्या है। 2 एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 3 का लूँ तो 1 × 3 1, और वह दूसरा संख्या खुद, ठीक ना। 4 का अगर मैं लूँ तो 1 × 4 भी लिख सकते और 2 × 2 भी लिख सकते। तो इसके ये क्या अभाज्य होगा, नहीं, क्योंकि इसके और भी गुणनखंड है, क्योंकि 2 भी इसका गुणनखंड है, इसलिए यह अभाज्य नहीं होगा, तो 4 नहीं होगा, ठीक है। 5 में लिखूँ तो 1 × 5 करूँ, और कोई तो मेथड नहीं है इसको गुणा करके 5 निकालने का, ठीक है। तो ये भी एक अभाज्य है, क्योंकि 1 है और 5 खुद वह संख्या 5 है, ठीक ना। 6 का बोलूँ तो 2 × 3 भी लिख सकते, 1 × 6 भी लिख सकते। ये अभाज्य होगा क्या, नहीं, ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार से 7 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। ऐसे होते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अब इस चीज़ को पढ़ने से पहले आगे आपको और भी काम आएगा, ठीक है। गुणनफल क्या होगा, एक या खुद स्वयं, ठीक ना। अब एक चीज़ याद रखिए, एक ट्रिक याद रखिएगा, 1 से 50 तक का जो नंबर बोलूँ मैं, उसमें कितने अभाज्य संख्या है, तो 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या में, नहीं, 1 से 50 तक की संख्या में 15 अभाज्य संख्या होती हैं, याद रखना। काउंट करने का ज़रूरत नहीं है, काउंट करके बता भी सकता हूँ, कोई मतलब नहीं है, बस आप ये याद रखिए 1 से 50 तक की जो संख्या, 1 से 50 तक हम लोग जब गिनते हैं तो उसमें 15 ठो अभाज्य संख्या उस बीच में आते हैं। उसी प्रकार से 1 से 100 तक हम लोग गिनते हैं तो उसमें 25 अभाज्य संख्या आती हैं। ये दोनों याद रखिए आप, ठीक है, ये दोनों याद रखिए। भाज्य संख्या को याद रखने का ज़रूरत नहीं है। अभाज्य संख्या 1 से 50 तक 15, और 1 से 100 तक हम लोग काउंट करें तो कितना आएगा, वो आएगा आपका 25, ठीक है। अब उसी प्रकार से एक मैं बोल दूँ भाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या तो आपको समझ में आ गया। अब वही चीज़ दूसरा परिभाषा ले लूँ मैं, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या में क्या हो रहा था कि एक और जिसका गुणनखंड 1 था और वह स्वयं था, ठीक ना, वो था अभाज्य। लेकिन भाज्य में क्या होता है, एक तो रहेगा उसका गुणनखंड, स्वयं भी रहेगा गुणनखंड, लेकिन उसके अलावा और भी गुणनखंड रहेंगे, ठीक ना, या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड रहेंगे, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे, वो होगा भाज्य संख्या। तो जैसे कि मैं 4 बता रहा था, 4 को 1 × वो 4 भी लिख सकता, 2 × 2 भी लिख सकता। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, पहला गुणनखंड तो 1 हो गया, दूसरा गुणनखंड 4 हो गया, और तीसरा गुणनखंड 2 हो गया। 1 हो गया, 4 हो गया और 2 हो गया। तो इस प्रकार इसके 3 हो गए, जिसके ज़्यादा 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। ये समझ में आ गया आपको। और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, 6 ले लीजिए, इसके 1 × 6 3 × 2, इसका एक गुणनखंड 1 हो गया, एक 6 हो गया, एक 3 हो गया, इसका 2 हो गया, इसके 4 गुणनखंड हो गए। तो 2 से ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए यह भी एक भाज्य संख्या है, ठीक है। ये 2 परिभाषा हो गई, भाज्य अभाज्य। अब परिभाषा बता ही रहा हूँ तो मैं और भी परिभाषाएं आपको 2-3 और एक्स्ट्रा परिभाषा बता देता हूँ जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एक होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो कोई सी भी संख्या जब हम लोग गिनते हैं तो 1 से लेके, गिनती जब स्टार्ट करते हैं हम लोग तो 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, 0 1 2 नहीं बोलते हैं, 1 से लेके गिनते हैं और 1 2 3 ऐसे गिनते इन्फिनाइट तक ले लेते हैं, मतलब अनंत तक, जिसकी कोई सीमा नहीं, वहाँ तक ले लिए। तो ये सभी संख्या जो होगा प्राकृत संख्या होगा, मतलब 1 से लेके इन्फिनाइट तक,
मतलब ऐसे याद रखिए, जिसको हम लोग गिनती के लिए यूज करते हैं 1 2 3 1 2 3, वो प्राकृत संख्या है पूरी, ठीक है ना। जीरो से स्टार्ट नहीं किए हैं इसको, प्राकृत को। अब एक हो जाता है पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर। अब पूर्ण नाम से ही पता चल रहा है, एक से जब हम लोग प्राकृत संख्या में एक से लेके अनंत तक गिनती गिन रहे थे तो वह पूर्ण था क्या? नहीं था, क्योंकि उसमें हम लोग जीरो क्या कर रहे थे? छोड़ रहे थे। तो पूर्ण संख्या में क्या होगा? हम लोग जीरो से 1 2 3, मतलब इसमें जीरो भी आ जाएगा और इन्फिनाइट तक, तो ये होगा पूर्ण संख्या। अगर मैं एक को बोलूँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक को बोलूँ एक पूर्ण है या प्राकृत है, तो ये दोनों है, पूर्ण भी है प्राकृत भी है, क्योंकि ये पूर्ण में भी आ रहा है प्राकृत में भी आया था। लेकिन वही अगर जीरो को बोलूँ तो ये सिर्फ पूर्ण है, प्राकृत संख्या नहीं है। हमेशा ये याद रखिएगा कि जीरो जो होता है वो पूर्ण संख्या में आता है, प्राकृत संख्या में नहीं आता, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जीरो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण है, या कौन सी संख्या प्राकृत है, या कौन सी संख्या दोनों है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। अब एक संख्या होता है पूर्णांक संख्या। अब तक क्या क्या जाने हम लोग? अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अब जाता है पूर्णांक। तो देखिए, हम लोग प्राकृत में 1 से लेके इन्फिनाइट तक काउंट किए। पूर्णांक पढ़ने से पहले देख लीजिए प्राकृत में क्या किए, 1 से लेके इन्फिनाइट तक। वही मैं पूर्ण लिया तो 0 से लेके काउंट किया इन्फिनाइट तक। यही अगर मैं पूर्णांक बोलूँ, -1 -2 -3, पूरे ऋणात्मक संख्या को भी लेके अगर मैं काउंट करूं, धनात्मक तो रहेंगे ही, 0 भी रहेगा, 1 2 3 भी रहेगा, और ये इन्फिनाइट तक रहेगा। इधर भी माइनस इन्फिनाइट, इधर भी इन्फिनाइट कर दें हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या होगा। मतलब ऋणात्मक संख्या को भी हम लोग ऐड कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ -4 कौन सी संख्या है, तो आप बेहिचक बोल दीजिए पूर्णांक संख्या है। क्या यह पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। क्या यह प्राकृत संख्या है? नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ऋणात्मक है, इसलिए पूर्णांक है। ऋणात्मक में सभी आते हैं, ठीक है। मतलब पूर्णांक में ऋणात्मक, जीरो और पॉजिटिव धनात्मक सभी आते हैं। पूर्णांक भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट संख्या लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक होता है परिमेय संख्या। आपने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा परिमेय के संख्या। परिमेय क्या होता है? परिमेय संख्या, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, परिमेय संख्या जब पढ़ते हैं तो अंश और हर के बारे में आप तो पढ़े ही हैं, ठीक है। तो जिसे वह संख्या जिसे अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सके, ठीक ना, लेकिन वह क्या होना चाहिए? इसका अंश क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अंश पूर्णांक होना चाहिए और हर भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ये दोनों संख्याएं पूर्णांक होना चाहिए। मतलब अंश भी माइनस ऋणात्मक संख्या हो सकता है, मतलब -4 -3 ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 1 2 3 भी ले सकते हैं, और हर को भी 0 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो ये होता है पूर्णांक। जैसे कि -4/7 बोल दूं तो ये पूर्णांक संख्या है, मतलब ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या बोल सकते हैं। -3/-5 बोल दूं तो ये भी पूर्णांक है अंश, और हर भी पूर्णांक है, इसलिए हम लोग इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो ये होता है परिमेय संख्या। एक लास्ट परिभाषा बचा हुआ है। आपने भिन्न संख्या का भी नाम सुना होगा। स्टार्टिंग से लगता था कि भिन्न संख्या परिमेय संख्या सब समान होती है, लेकिन परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में थोड़ी बहुत विशेषता अंतर रहती हैं, ठीक ना। तो भिन्न संख्या क्या होता है? यह भी अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसको भी, ठीक ना। इसको भी अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परंतु इसमें याद रखें कि अंश जो होता है वो प्राकृत संख्या होना चाहिए, और हर भी होना चाहिए वो प्राकृत संख्या होना चाहिए। याद रखिएगा, प्राकृत मतलब क्या? 1 से लेके इन्फिनाइट तक। ना इसमें 0 आएगा, ना ऋणात्मक तम आएंगे, ठीक है ना।
ना इसमें जीरो आएगा ना कोई ऋणात्मक संख्या आएगी। तो अगर मैं 4/7 बोलूँ तो ये भिन्न भी संख्या है, भिन्न भी बोल सकते हैं इसको, परिमेय भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 4 प्राकृत संख्या भी है और पूर्णांक भी है, 7 प्राकृत संख्या भी है, पूर्णांक भी है। भिन्न के लिए क्या है कि वह प्राकृत ही होना चाहिए आंसर हर, ठीक है ना, जो कि है। और परिमेय के लिए क्या होता है, वो पूर्णांक होना चाहिए जो कि है। लेकिन अगर यही मैं -4/7 लिखूं तो इसको हम भिन्न संख्या बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, इसे हम सिर्फ परिमेय बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो 4 है ये पूर्णांक संख्या है और भिन्न के लिए क्या है, ये प्राकृत होना चाहिए, तो प्राकृत नहीं है, लेकिन ये परिमेय के लिए पूर्णांक होता है तो परिमेय बोलते हैं। तो -4/7 को हम लोग भिन्न नहीं बोल सकते, परिमेय संख्या जरूर बोल सकते हैं। तो अब परिमेय संख्या, भिन्न संख्या, ये सब में कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे कि इसमें मैं बताया, तो सभी परिमेय, कोई सा भी जो परिमेय रहेगा भिन्न रहेंगे क्या? नहीं। सभी परिमेय भिन्न रहेगा क्या? नहीं, लेकिन सभी भिन्न परिमेय रहेगा, ठीक है। चलिए अब परिभाषाएं बता दिया। अब पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 से लेके 110 तक अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 1 से लेके 110 तक अभाज्य संख्या की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बताया था 1 से लेके 100 तक कितने अभाज्य संख्या, 25 बताया था ना। अब बच गया हम लोग का 101 से लेके 110 तक इस क्वेश्चन के मुताबिक, क्योंकि 100 तक तो 25 है, हम लोग को काउंट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग इस चीज़ को रट लिए हैं। तो 1 से लेके 110 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या निकालना है। तो 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 है। अब बचा 101 से 110 तक। तो 101 से 110 तक अभाज्य संख्या कौन कौन सी आती है, ध्यान दीजिएगा। 101 भी आता, 103 आता, 107 आता, 109 आता है। 104 आता है क्या? नहीं, क्योंकि इसका गुणनफल 104 भी कर सकते हैं, 2 × 74 2 भी कर सकते हैं। बात यहीं पे ख़त्म, क्योंकि 4 अब गुणनखंड आ जा रहे हैं। अभाज्य संख्या के लिए रूल है कि जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। तो 2500 तक, और 1 2 3 4 मतलब 25 + 4 कितना अभाज्य संख्या हो जाएंगे? 29 नंबर, ठीक है, ये हो जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए, 1 से 70 तक अभाज्य संख्या की संख्या। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो 1 से 70 तक, तो 1 से 50 तक आपको पता है कितना होता है? 15। अब 51 से 70 तक आप काउंट कर लीजिएगा, इसे आप बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 60 से 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 60 से 80, तो 60 से 80 तक कौन कौन से अभाज्य संख्या आती है? याद रखिए, 61, 67, एक एक ठो नंबर आप लिखते जाइए। मतलब 62 भी लीजिए तो 62 तो आएगा नहीं, 63 भी नहीं आएगा, क्योंकि 63 का भी 21 या 63 होता है, ठीक ना। 1 और 63 तो होता ही है। 64 का भी नहीं आएगा, 65 का भी नहीं आएगा, 66 का भी नहीं आएगा, 67 का आएगा, 71 का आएगा, उसके बाद 73 का आएगा, उसके बाद 79 का आएगा, ठीक है। तो ये 60 से लेकर 80 तक की अभाज्य संख्या है। तो इन सबका योग ज्ञात करना है। ठीक है, इसका योग ज्ञात कर दीजिए, कितना आएगा? 9 3 12 13 20 और 21 का 1 कैरी लिए 2 7 14 21 27 27 6 33 और 2 35 मतलब 351। ये आपका आंसर आ गया। 100 से लेकर 130 के बीच का अभाज्य संख्या, 100 से लेकर 110 के बीच का अभाज्य संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो कौन कौन सा अभाज्य संख्या था ये आप देख के बना लीजिए, उसका योग निकाल लीजिए, क्योंकि इससे पहले ये जो बना रहा था तो इसमें अभाज्य संख्या 100 से लेकर 110 के बीच का मैं लिखा ही था। तो टाइप 2 का भी क्वेश्चन खत्म, ठीक है। नेक्स्ट अब टाइप 3। टाइप 3 भी पढ़ने से पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट जान लीजिए। आपको मैं बोला था वर्ग याद कर लीजिएगा 1 से लेकर 25 तक। आई होप सबको याद होगा वो। तो जब भी हम लोग 1 का वर्ग निकालते हैं तो कितना था? 1
2 का निकालते तो 4, 3 का निकालता तो 9, 4 का निकालते तो 16, 5 का निकालते तो 25, 6 का निकालते तो 36, 7 का निकालते तो 49, 8 का निकालते तो 64, 9 का 81 और 10 का निकालते यार तो 100। तो आप लोग ये देखिए कि 1 से लेके 10 तक की संख्याओं में 0 आया है ना, इकाई अंक बिल्कुल आया है, 1 भी आया है, ये 2 आया क्या कहीं? नहीं आया। 2 नहीं आया उसको इधर लिखता मैं। 3 आया क्या कहीं? इकाई अंक नहीं आया, इधर लिखता। 4 आया क्या? बिल्कुल आया है, तो 4 ऊपर लिखता। 5 आया क्या? बिल्कुल आया है, तो 5 लिखता। 6 आया क्या? आया है। 7 आया क्या? 7 देखिए कहीं नहीं आया है, ठीक है, नीचे लिखता। 8 आया क्या? 8 भी इकाई अंक नहीं आया है, इकाई अंक 8 नहीं आया, इसका दहाई अंक 8 है लेकिन इकाई नहीं आया, इकाई अंक देख रहे हैं हम लोग। अब 9 आया क्या? 9 भी आया है, ठीक है। तो ये संख्याएं जो होता है वर्ग निकालने पर इकाई अंक में ये संख्याएं आती है, परंतु ये नहीं आती। कौन कौन सी संख्या है वो? 2, 3, 7, 8। तो ये जब क्वेश्चन आता है निम्न से कौन सी संख्या किसी का वर्ग नहीं हो सकता, तो जिसके इकाई अंक में 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वह किसी का वर्ग हो ही नहीं सकता। इसमें देखिए ये इसका इकाई अंक क्या है? 2। तो 2 जब रहेगा, ये वाला कोड ही आप याद कर लीजिए, इतना कॉन्सेप्ट पढ़ने का जरूरत नहीं है। जिसके इकाई अंक में 2, 3, 7 और 8 आएगा, ये जो संख्याएं आएंगी, ये चारों संख्याएं, वह किसी का इकाई अंक हो ही, वह किसी का वर्ग नहीं हो सकता। तो इसमें ये वाली संख्या जिसका इकाई अंक 2 है, किसी का वर्ग होगा क्या? नहीं, तो इसका आंसर होगा 10। निम्न से कौन सा किसी वर्ग का नहीं हो सकता? अब इसमें निकालिए, किसके इकाई अंक में 2, 3, 7, 8, तो इसमें भी 2 ये है, ये नहीं हो सकता। और भी संख्या है जैसे 3, 5, 2, 7 ले लूँ तो ये भी किसी का वर्ग नहीं हो सकता क्योंकि इकाई अंक 7 आया है, ठीक है ना। और भी ले लूँ 3, 2, 3, 3, 3 ले लूँ तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इकाई अंक 3 आया है। 3, 2, 5, 8 ले लूँ तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इकाई अंक 8 आया है, ठीक है। टाइप 3 का भी क्वेश्चन बन गया। हाँ, अब आता है इकाई अंक निकालने की विधि, ठीक है। अब इकाई अंक कैसे निकालते? जब भी गुणनफल वाला रहता है, सिंपल सा ट्रिक है, इकाई अंक ही तो निकालना है यार। जैसे अगर मैं 20 × 25 बोलूँ तो 500 आता है, तो मैं 500 कर 0, ये फर्स्ट अंक ही निकालना है ना, तो इस 5 को डायरेक्ट 0 से इकाई अंक को इकाई अंक से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 0। तो मैं पूरा गुणा क्यों करूँ? तो आप सेम वैसी इसमें टाइम बचाने के लिए वैसे कीजिए, जितने भी नंबर्स दिए हैं जैसे कि 584 × 128 × 617 × 413, ये नंबर दिए हैं, ठीक है। सबका आप इकाई अंक ले लीजिए। इकाई अंक कितना है? 4, इसका 8, इसका 7, इसका 3, इन चारों का गुणा कर दीजिए। 4 × 8 × 7 × 3, 8 चौको 32 × 7 21। अब 2 2 हो गया, फिर मैं क्यों लूँ? फिर इसका इकाई अंक ले लेता, इसका 1, 2 × 1 कर दिया तो 2, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा? इसका 2। सेम ऐसी एक 2 बनाऊंगा यार, मैं पूरा बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बाकी आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, 378 136 628 × 553। फिर से वही लेना है अपने को, इकाई अंक का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका 8, इसका 6, इसका 8, इसका 3, इसको इससे, इसको इससे 8 6 48 × 8 24। इसका इकाई अंक फिर से आप ले लीजिए, 8 × इसका 4, 8 चौको 32, इकाई अंक कितना रहा? 2। तो आंसर इसका कितना आंसर होगा? इसका भी 2। खत्म। तीसरा आप बना लोगे। चौथा का देखिए, अगर मैं बोलूँ 181 82 डैश 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 89 तक बोला है, तो आप पूरा 83 84 इस टाइप से करने का जरूरत नहीं है। आप याद रखिए, जब भी हम लोग इकाई अंक, जब भी हम लोग 1 2 3, एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जब भी हम लोग 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 का गुणा करेंगे तो हमेशा उसका इकाई अंक क्या आएगा?
जीरो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, 81, 82, 83 इंटू 83 से लेके पूरा 89, मतलब 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 तक का गुणा करना है। तो सबके इकाई अंक में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 आएगा। कुल मिला के हम यही गुणा कर रहे हैं ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, डायरेक्ट जीरो। सेम इसमें भी वही हो रहा है, इसका भी आ जाएगा जीरो। इसमें भी ना 121, 122, 121, 122, 121, मतलब 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 रहेगा, फिर 5 रहेगा, फिर 6, ऐसे करके 9 तक का गुणा करना है। तो इसका भी इकाई अंक जीरो आएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें समझने लायक, एक और कॉन्सेप्ट, एक और ट्रिक, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। जब भी हम किसी संख्या है, कोई भी संख्या है, किसी संख्या का इकाई अंक जीरो हो, 1 हो, 5 हो, क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, इसका इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 आए, तो इसका घात आप कितना भी लें, मतलब अगर मैं 5 का घात 65 भी लूँ तब भी इसका इकाई अंक 5 आएगा। 6 का घात 68 लूँ या 168 लूँ तब भी इसका इकाई अंक 6 आएगा। 2, 3, 5 का घात में 249 लूँ तब भी इसका इकाई अंक 5 आएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 5 था। तो कभी भी संख्या ये होता है 0, 1, 5, 6, तो इसका इकाई अंक कितनों बार आप वर्ग करें, घन करें या कि पावर में कितना ही लें, तो उसका इकाई अंक अगर 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, ठीक है ना, 5 है तो 5 रहेगा और 6 है तो 6 ही रहेगा इकाई अंक। तो चलिए एक बनाते हैं। ये समझ में आ गया कौन कौन सा संख्या में लिए था, तो 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6। अब देखिए इसका इकाई अंक कितना है, 0। इसके पावर में कितना हो लें, चाहे 67 लें, चाहे 68 लें, चाहे 69 लें, चाहे 1000 लें, चाहे 2000 लें, जितना भी लें इसका इकाई अंक 0 ही आएगा। इसके इकाई अंक में कितना है, 6, तो कितना आएगा 6। इसके इकाई अंक में कितना है, 5, ये है ना 5, तो इसका कितना आएगा, 5 ही आएगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन देखिए, 2113 के पावर 110, इसका इकाई अंक निकालिए। तो ये संख्या तो नहीं है ना, अब इसका तो निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो इसका कैसे निकालते ये बताता हूँ, बाकी तो समझ में आ गया। चलिए इसका निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जब भी इसके इकाई मतलब इसके घात में जो संख्या है, जैसे इसके घात में क्या है 110, उसको सिंपली आप 4 से डिवाइड कीजिए। ये इसका ट्रिक है, ठीक है। सिंपली इसको 4 से डिवाइड कीजिए। तो 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आया, अब यहाँ पे इस भागफल को ना लेके हम लोग क्या लेंगे, इस शेषफल को लेंगे। शेषफल कितना है इसका, 2। अब इसका इकाई अंक कितना था, 3। शेषफल कितना है, 2, तो 3 का पावर 2, 3 का घात 2 या 3 का स्क्वायर कर दी तो कितना आ जाएगा, 9। तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 9, ठीक है ना। 4 से डिवाइड करने पर शेषफल कौन कौन से आएंगे, या तो 0 शेषफल आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3, इतना ही शेषफल आएंगे। तो अगर 0 शेषफल आया, शेषफल 0 आया, तो हम लोग घात में कितना लेंगे, 4। शेषफल 1 आया तो घात में 1, शेषफल 2 आया तो घात में 2, शेषफल 3 आया तो घात में ये 3 लेंगे। ये है इसका कॉन्सेप्ट, 4 से डिवाइड करने के बाद शेषफल जितना है, ठीक ना। 4 से डिवाइड करने के बाद कौन से किसको करते हैं 4 से डिवाइड, तो ये जो घात में रहता है 132 इसके घात में, तो ये जैसे कि 4137 को चलिए सॉल्व करते हैं कि घात 132। अब इस 132 को किससे करते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट क्या है, 4 से डिवाइड करने का। 4 तिया 12, 1, 4 तिया 12। यहाँ पे 0 कितना रहा, शेषफल कितना रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, घात 4 यूज करते हैं। तो इसका इकाई अंक क्या है, 7। इसमें इकाई अंक क्या है, 7 है ना। तो 7 का घात 0 आने पे क्या लेते, ये 0 आया, शेषफल तो 4 लेते, 7 का घात 4, तो कितना हो जाएगा
7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 लिख दूँ, ठीक है। इसका 49 और इस 7 7 को गुणा करने पे 49, तो 49 इंटू 49 ना करके फिर से आप इकाई अंक का गुणा कर दीजिए, 9 इंटू 9 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 81। तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा, मतलब इकाई अंक कितना आ जाएगा 81, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसी है, परंतु इसमें आपको पूरे संख्याओं का करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा। इसमें अलग अलग सेपरेट निकालना पड़ेगा, इसमें सेपरेट निकाल लिए, इसका इकाई अंक सेपरेट निकाल लिए, इसका इकाई अंक सेपरेट निकाल लिए। इसको कैसे करते, 4 से डिवाइड करने के बाद निकालते, जो शेषफल आता है उसका घात लेके सब सेपरेट इकाई अंक निकालने के बाद सबको गुणा करने के बाद जो आएगा उसका इकाई अंक होगा। सेम इसमें भी होगा, सेम इसमें माइनस करना पड़ेगा। सब आप बना के देखो, इसका आंसर मैं दे दूंगा, ठीक है। समझ में नहीं आता तो मेरे टेलीग्राम चैनल में आप डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं ये टाइप 4 टाइप के हो गए, इसमें टाइप 5 से चालू करूँगा। पहले चैप्टर में ही लगभग 25 से 26 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सब में कॉन्सेप्ट ही दूंगा जैसे दिया अभी, इजी कॉन्सेप्ट, इजीली आपसे मैथ्स का हर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।